इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या ऑर्बिटल साइज दोनों में से मेसोमेरिक इफेक्ट के दौरान किसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है? ये क्रॉस कंजुगेशन क्या होता है? वेलकम टू हेलो ऑर्गेनिक। मैं अनुराग जोशी और इस टाइटल वीडियो को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि आप इस टॉपिक को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख सकते हो या फिर मेरे साथ रिवाइज कर सकते हो। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर कोई ग्रुप या एटम अपना मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट करता है तो उस दौरान ये जो फैक्टर्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हमारा मेसोमेरिक सीरीज का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा था कि किसी भी ग्रुप या एटम को देखकर हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि ये प्लस एम या फिर माइनस एम सीरीज का है। इसके साथ हमने ये भी देखा था कि प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट को किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इन 6 फैक्टर्स को इस तरह से डिस्कस करेंगे ताकि इसके एप्लीकेशन पार्ट को इसके साथ कोरिलेट किया जा सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर नंबर 1 की। इस फैक्टर के अकॉर्डिंग जिन ऑर्बिटल के बीच में मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट होना है उनका जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, यानी ऑर्बिटल के साइज के बीच में लिस्ट मिसमैच होना चाहिए। अब इस लिस्ट मिसमैच को हम एग्जाम्पल नंबर 1 से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 तरह के कार्बोकेटाइन हैं। अगर मैं इन कार्बोकेटाइन की प्रीवियस वीडियो की कंडीशन के साथ कोरिलेट करूं तो वहां हमने देखा था कि किसी भी कार्बोकेटाइन के साथ कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके पास लोन पेयर हो, अगर वो सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है तो ये जो कंडीशन होती है ये रेजोनेंस की या फिर कंजुगेशन की कंडीशन होती है। यानी कार्बोकेटाइन और लोन पेयर बेयरिंग एटम या ग्रुप सिग्मा बॉन्ड से सेपरेट है तो ये उसमें कंजुगेशन की कंडीशन होगी। ऐसी कंडीशन में ये जो एटम होगा अपना लोन पेयर इस तरह से डोनेट कर देगा और अपना प्लस एम इफेक्ट को शो करेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो ए कार्बोकेटाइन है इसमें OH ग्रुप इस कार्बोकेटाइन से एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, यानी कि इसमें OH ग्रुप अपना लोन पेयर इस तरह से डोनेट करके इसमें प्लस एम इफेक्ट को शो कर सकता है। इसी तरह से इस बी कार्बोकेटाइन में हो सकता है कि इस कार्बोकेटाइन में ये जो SH ग्रुप है ये आपस में एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, यानी कि इसमें SH ग्रुप अपना लोन पेयर को डोनेट करके अपना प्लस एम इफेक्ट को शो कर सकता है। अब अगर मान लो मुझे इन दोनों कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिसाइड करना है तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि इसमें किसका प्लस एम बेटर है? तो इसके लिए हमको इनके एटम का साइज देखना पड़ेगा कि इनके ऑर्बिटल का साइज क्या है। अगर मैं कार्बोकेटाइन की बात करूं तो कार्बोकेटाइन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण इसके पास 2p ऑर्बिटल वैकेंट रहता है, यानी 2p ऑर्बिटल इसमें एम्प्टी होता है। और जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है ये उसमें 2p ऑर्बिटल में होता है, जबकि सल्फर का जो लोन पेयर होता है वो उसमें 3p ऑर्बिटल में होता है। इसका मतलब ये है इस ए कार्बोकेटाइन में कार्बन का 2p ऑर्बिटल ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल के साथ मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है और जो इनके साइज है वो ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, इनके बीच में लिस्ट मिसमैच होगा। जबकि बी कार्बोकेटाइन में जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो कार्बन के 2p और सल्फर के 3p के बीच में ऑपरेट हो रहा है। इन दोनों में इस कार्बोकेटाइन के कंपैरिजन में जो ऑर्बिटल का साइज है उसमें मिसमैच ज़्यादा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो पहले वाला कार्बोकेटाइन है इसमें ऑर्बिटल के साइज में मिसमैच कम है, इसलिए OH ग्रुप जो होगा कार्बोकेटाइन के साथ SH ग्रुप के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग प्लस एम शो करेगा। इसी कारण से हम स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जो OH ग्रुप होता है इसका SH के कंपैरिजन में प्लस एम ज्यादा है। अगर OH का प्लस एम ज्यादा है तो इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? इन दोनों में OH के प्लस एम ज्यादा होने के कारण कार्बोकेटाइन A की जो स्टेबिलिटी होगी वो B से ज्यादा होगी। अब अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा एग्जांपल है जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले एटम का ऑर्बिटल साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, तब मुझे इसमें सेकंड फैक्टर को कंसीडर करना है और इस सेकंड फैक्टर के अकॉर्डिंग तब मुझे उन एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को कंसीडर करना है। इसका मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस मैं ऑर्बिटल के साइज को दूंगा और सेकंड प्रेफरेंस उस एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को दूंगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 में मेरे पास 3 तरह के कार्बोकेटाइन A, B, C दिए गए हैं और तीनों में जो लोन पेयर बेयरिंग एटम या ग्रुप है इस कार्बोकेटाइन के साथ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, यानी कि इन तीनों में ही
कंजुगेशन या रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल हो रही है, या मैं ऐसा कह सकता हूं इन तीनों में ही ये लोन पेयर बेयरिंग एटम या जो ग्रुप है अपना प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है। अगर मैं ऑर्बिटल के साइज की बात करूं तो कार्बोकेटाइन के पास हमेशा 2p ऑर्बिटल वेकेंट होता है, और जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो इसमें 2p ऑर्बिटल में होता है। इसी तरह ऑक्सीजन का लोन पेयर भी 2p ऑर्बिटल में है, और इसी तरह से जो फ्लोरीन है उसका लोन पेयर भी यहाँ पे 2p ऑर्बिटल में होता है। अब यहाँ पे देखो कि इन तीनों के पास लोन पेयर है और तीनों का जो ऑर्बिटल है वो कार्बोकेटाइन के ऑर्बिटल के साथ ऑलमोस्ट सेम है, यानी तीनों में ही लिस मिसमैच हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ऑर्बिटल का साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है तब मुझे जाके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कंसिडर करनी है कि इनमें से कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करूं तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 4 होती है, जबकि ऑक्सीजन की 3.5 होती है और नाइट्रोजन की 3.0 होती है। इसका मतलब ये है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम है। अब जिस एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी वो एटम अपने लोन पेयर को कम होल्ड कर पाएगा या वो आसानी से दे पाएगा, और जिस एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो अपने लोन पेयर को टाइटली होल्ड कर पाएगा और उसके इलेक्ट्रॉन के डोनेशन की इच्छा कम होगी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे मैं ये ऐसा कह सकता हूं कि जो NH2 ग्रुप होता है इसका प्लस m इस सीरीज में सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, और फ्लोरीन एटम का प्लस m इसमें सबसे कम होगा क्योंकि इस सीरीज में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। यानी कि मेरे पास प्लस m का जो ऑर्डर है वो NH2 का सबसे ज़्यादा और F का सबसे कम आ जाएगा। अब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन होगा जिसमें प्लस m इफेक्ट जल्दी लगेगा या स्ट्रॉन्ग लगेगा? तो इसमें जो A कार्बोकेटाइन है जिसमें NH2 के थ्रू प्लस m लग रहा है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा आएगी, और वो कार्बोकेटाइन जिसमें फ्लोरीन एटम के थ्रू प्लस m लग रहा है उसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो सबसे कम आएगी, और ये इसकी स्टेबिलिटी का ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा। फैक्टर नंबर 3 क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन के लिए हम इस सिंपलेस्ट एग्जांपल को कंसिडर करते हैं। इस एग्जांपल में मेरे पास 3 तरह के डबल बॉन्ड हैं जिनको मैं A, B और C मान लेता हूं। क्रॉस कंजुगेशन में हमको पहले कंजुगेशन को फाइंड आउट करना होता है, फिर हमको ये देखना होता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में दो कंजुगेटेड सिस्टम एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो वहां पे हमेशा क्रॉस कंजुगेशन डेवलप हो जाता है। जैसे अगर मान लो इस मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में मैं आपसे पूछूं कि A और B क्या आपस में कंजुगेशन में है क्या, तो इसके लिए हम कैसे चेक करेंगे? हम चेक करेंगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, यानी कि ये जो सिस्टम होगा ये कंजुगेटेड सिस्टम होगा, क्योंकि कहीं भी डबल बॉन्ड एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड हो तो वो जो सिस्टम होता है कंजुगेटेड सिस्टम होता है। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि A और B में कंजुगेशन प्रेजेंट होगा। इसी तरह मान लो मैं अब आपसे पूछूं क्या B और C में कंजुगेशन है क्या, तो B और C में अगेन कंजुगेशन है, क्योंकि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है, यानी कि ये जो सिस्टम होगा ये आपस में कंजुगेटेड सिस्टम होगा। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट दे सकता हूं कि B और C में कंजुगेशन है। अब रहा तीसरा क्वेश्चन, क्या A और C में कंजुगेशन है क्या? तो इसका आंसर आएगा A और C में कंजुगेशन नहीं है। क्यों कंजुगेशन नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो A का डबल बॉन्ड है वो C के डबल बॉन्ड के साथ एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड यानी एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, इसलिए A और C कभी भी कंजुगेटेड सिस्टम नहीं हो सकते। यानी A और C के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक दूसरे में मेसोमेरिक इफेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि A और C में कंजुगेशन प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे A और B के बीच में कंजुगेशन है और यहाँ पे B और C के बीच में कंजुगेशन है, बट यहाँ पे A और C के बीच में कंजुगेशन नहीं है। ये पूरा सिस्टम जो है अब ये क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम कहलाएगा। यानी कहीं भी दो कंजुगेटेड सिस्टम एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उसे हम क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम कह सकते हैं, जिसको यहाँ पे 3 केस से हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे इस फर्स्ट केस में ये जो कीटो ग्रुप है इन दोनों बेंजीन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, यानी ये दोनों बेंजीन के साथ कंजुगेशन की कंडीशन में है। और इस तरह से सपोज इस बॉन्ड को मैं इस तरह से डार्क कर देता हूं तो इसके इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
और इसी तरह से दूसरी बेंजीन के इस बॉन्ड को मैं ऐसे डार्क कर दूं तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी ये दोनों बेंजीन जो है इस कीटो ग्रुप के साथ कंजुगेशन में है। क्या इस बेंजीन के पाई बॉन्ड को हम इस बेंजीन के साथ कंजुगेट करवा सकते हैं क्या? ये कभी भी कंजुगेटेड सिस्टम नहीं होंगे। क्यों? ये जो बेंजीन है इस बेंजीन के साथ दो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है। जैसा यहाँ पे ए और सी जो थे वो दो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड थे, इसलिए इसमें जो होगा कंजुगेशन प्रेजेंट नहीं होगा। यानी कि ये जो सिस्टम होगा वो दोनों बेंजीन आपस में क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम होगी। सिर्फ इसमें ये कीटो इस बेंजीन के साथ और ये कीटो इस बेंजीन के साथ ही कंजुगेशन में होगा। इसी तरह अगर मैं सेकंड को देखूं, यहाँ पे मेरे पास यूरिया का एग्जांपल दिया गया है जिसमें नाइट्रोजन के पास यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है और यहाँ भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर मैं पहले इनको कंसिडर करूं तो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो इस कीटो ग्रुप के साथ एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है। यानी ये जो कंडीशन है कंजुगेशन की कंडीशन है। इसी तरह से ये कीटो ग्रुप इस NH2 के साथ अगेन एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है। यानी ये कंडीशन भी कंजुगेशन की कंडीशन है। यानी इसमें ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है या तो इस तरह से कोऑर्डिनेट कर सकता है इसके साथ, या फिर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इस तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। बट क्या इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को हम इस नाइट्रोजन के लोन पेयर पे ला सकते हैं क्या? ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो दो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू आपस में सेपरेटेड है। यानी अब ये जो होगा ये आपस में क्रॉस कंजुगेशन होगा। इसी तरह इस थर्ड केस में देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं इस ऑक्सीजन एटम को कंसिडर करूं तो इसके पास दो लोन पेयर हैं, जिसमें से कोई एक लोन पेयर जो है वो इस तरह बेंजीन के साथ माइग्रेट कर सकता है, यानी बेंजीन के साथ अपना कंजुगेशन शो कर सकता है। और इसी तरह से ये जो लोन पेयर है इस कीटो ग्रुप के साथ भी रेजोनेंस शो कर सकता है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर था इस कीटो के साथ अगेन एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस बेंजीन के साथ अगेन एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है। यानी कि ऑक्सीजन इसके साथ कंजुगेशन में है और ऑक्सीजन का लोन पेयर बेंजीन के साथ कंजुगेशन में है। क्या बेंजीन के पाई बॉन्ड को आप इस कीटो ग्रुप पे ला सकते हो क्या? क्या ऐसा पॉसिबल है इसके इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए? ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेंजीन जो है इस कीटो ग्रुप के साथ दो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेट हुआ है, इसलिए ये जो सिस्टम होगा क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम होगा। अब क्रॉस कंजुगेशन का मेसोमेरिक इफेक्ट पे क्या इंपैक्ट डेवलप होता है उसको एग्जांपल नंबर 3 से हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में मेरे पास दो कंपाउंड ए और बी गिवन है। अगर मैं ए कंपाउंड के इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की बात करूं तो ये पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, क्योंकि पाई बॉन्ड इस लोन पेयर से एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है। यानी ये जो सिस्टम होगा ये कंजुगेटेड सिस्टम है। इसी तरह बी कंपाउंड में अगर मैं नाइट्रोजन के लोन पेयर को इस बेंजीन के साथ कंपेयर करूं तो ये दोनों आपस में एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है। यानी अगेन इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन के साथ कंजुगेशन में है। यानी दोनों ही कंपाउंड में ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस तरह से बेंजीन में माइग्रेट कर सकता है, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि दोनों ही केस में ये जो नाइट्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो कंपाउंड बी है उसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर इस तरह से कीटो ग्रुप के साथ भी कंजुगेशन में है। यानी कि इस नाइट्रोजन के पास अब हमने दो काम असाइन कर रखे हैं। पहला काम तो ये कि इसको बेंजीन में जाकर अपना प्लस एम इफेक्ट शो करना है, दूसरा ये कि इसको कीटो ग्रुप के साथ इस तरह से अपना प्लस एम इफेक्ट शो करना है। जबकि इस NH2 को हमने केवल एक ही काम असाइन कर रखा है कि इसके इलेक्ट्रॉन सिर्फ बेंजीन में जाएंगे। अब इससे होगा क्या? अगर मैं इस बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करूं तो ये तो अपना हमेशा इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट कर देगा, जबकि ये जो होगा कुछ इलेक्ट्रॉन यहां जा सकते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें यहां जा सकते हैं। यानी ये जो नाइट्रोजन होगा अपना लोन पेयर इस बेंजीन में इफेक्टिवली डोनेट नहीं कर पाएगा। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ए में इस नाइट्रोजन ने ज्यादा इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा है, इसलिए ए कंपाउंड की बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी बी कंपाउंड के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि जो NH2 ग्रुप होता है इसका प्लस एम इफेक्ट जो होता है इस एमाइड ग्रुप के प्लस एम इफेक्ट से ज्यादा होता है, क्योंकि एमाइड ग्रुप में यहां पे क्रॉस कंजुगेशन हो जाता है
और क्रॉस कंजुगेशन के कारण ही इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो एफिशिएंसी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। एग्जांपल नंबर 4, इस एग्जांपल में मेरे पास दो तरह के कंपाउंड ए और बी गिवन है। क्या क्रॉस कंजुगेशन के बेस पे मैं इन दोनों के प्लस एम को आपस में कंपेयर कर सकता हूँ या फिर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेयर कर सकता हूँ? तो अगेन हमको इसमें क्रॉस कंजुगेशन को फाइंड आउट करना होगा। अगर कंपाउंड ए की बात करें तो इसमें जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है उसके पास केवल एक काम है कि वो बेंजीन में जाए, और बेंजीन में जाने के कारण ये OH जो होगा अपना प्लस एम इफेक्ट को शो करेगा। जबकि बी कंपाउंड में इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास दो तरह के काम असाइन है। एक तो इसको बेंजीन में जाना पड़ सकता है और दूसरा इसको इस कीटो ग्रुप में जाना पड़ सकता है, और इस कारण से इसको दो काम असाइन होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि जो इसके इलेक्ट्रॉन डोनेशन की एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मैं इन दोनों ग्रुप के प्लस एम को आपस में कंपेयर करूं तो इस ग्रुप में दो काम होने के कारण इलेक्ट्रॉन डोनेशन की जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसी कारण से OH ग्रुप का जो प्लस एम होता है वो इससे बेटर होता है। अगर OH ग्रुप का प्लस एम इससे बेटर है तो OH क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को बेंजीन में डोनेट करेगा। ये जो होगा उतने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन सम टाइम इधर जा सकते हैं और सम टाइम इस तरह से इधर मूव कर सकते हैं। तो इन दोनों कंपाउंड में किसकी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा आएगी? तो इसमें जो कंपाउंड ए होगा उसकी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा आएगी, क्योंकि ए कंपाउंड जो था उसमें क्रॉस कंजुगेशन एब्सेंट था, बी में प्रेजेंट था, और बी में क्रॉस कंजुगेशन के कारण ही उस ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट जो है वो डिक्रीज हो गया था। एग्जांपल नंबर 5, इस एग्जांपल में अगेन मेरे पास दो कंपाउंड ए और बी गिवन है। अगर मैं फर्स्ट लुक में इस एग्जांपल को देखूं तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे बेंजीन का जो कार्बन है उसके पास 2p ऑर्बिटल होगा, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो अगेन 2p ऑर्बिटल में होगा, और दूसरे एग्जांपल में यहाँ पे जो कार्बन है वो 2p ऑर्बिटल वाला होगा और नाइट्रोजन का लोन पेयर अगेन 2p ऑर्बिटल वाला होगा। अगर फैक्टर फर्स्ट को देखें तो उसमें हमने देखा था कि ऑर्बिटल के बीच में लिस्ट मिसमैच होना चाहिए, तो यहाँ पे दोनों ऑर्बिटल का जो साइज है वो आपस में इक्वल है। तब हमको फैक्टर सेकंड कंसिडर करना था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। यहाँ पे ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और यहाँ पे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, और इस कारण से मैं कह सकता हूँ कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो इस ग्रुप का जो प्लस एम होगा वो OH से ज़्यादा आना चाहिए। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आना चाहिए? हमारा आंसर ये आना चाहिए कि OH का प्लस एम इससे कम होना चाहिए। बट ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये एक्सपेक्टेड आंसर है, ऐसा आंसर इसमें आ नहीं पाता। अभी क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से भी ज्यादा डोमिनेट इफेक्ट क्रॉस कंजुगेशन का होता है। अगर मैं इस बी केस को कंसिडर करूं तो बी केस में इस नाइट्रोजन के साथ क्रॉस कंजुगेशन जुड़ा हुआ है, यानी नाइट्रोजन का लोन पेयर इस तरह से बेंजीन में भी जा सकता है और नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है इस तरह से कीटो ग्रुप में भी जा सकता है, और इसी कारण से इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होने के कारण भी इसका जो प्लस एम इफेक्ट जो है वो OH से ज़्यादा ना आकर OH से कम हो जाता है, क्योंकि क्रॉस कंजुगेशन के कारण ये इफेक्टिवली इस बेंजीन में इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाता। इसीलिए अब जो हमारी फाइनल स्टेटमेंट आएगी उसके अकॉर्डिंग OH ग्रुप जो है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इस नाइट्रोजन एटम से ज़्यादा होते हुए भी OH ग्रुप का प्लस एम इससे ज़्यादा होगा, और इसी कारण से मैं अभी कह सकता हूं कि जो ए कंपाउंड था उसमें क्रॉस कंजुगेशन एब्सेंट था, जबकि जो बी कंपाउंड है उसमें क्रॉस कंजुगेशन प्रेजेंट है। इसके बेस पे अगर मुझे इन दोनों कंपाउंड की रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करनी पड़े तो अब मैं स्टेटमेंट दे सकता हूं कि OH में यहाँ पे कहीं भी क्रॉस कंजुगेशन नहीं है, इसलिए ए कंपाउंड की जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो इस कंपाउंड की इस रिंग से ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन है। इसलिए ए कंपाउंड की रिंग में बी कंपाउंड से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी। क्रॉस कंजुगेशन के बेस पे मैं किसी पर्टिकुलर एटम पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंसिडर कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल नंबर 6 में यहाँ पे मेरे पास दो कंपाउंड दिए गए हैं। अगर मैं फर्स्ट कंपाउंड में देखूं तो इस कीटो ग्रुप के साथ दो ग्रुप ने कंजुगेशन शो कर रखा है। एक तो इसमें नाइट्रोजन का जो ये लोन पेयर है वो इस कीटो ग्रुप के साथ एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, यानी ये इतना सा सिस्टम कंजुगेटेड सिस्टम है। इसी तरह से ये कीटो ग्रुप जो है इस बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, यानी अगेन ये सिस्टम भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। यानी इस कीटो ग्रुप के पास यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इस कीटो ग्रुप के पास यहाँ बेंजीन से भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं।
अगर मैं यहाँ पे इस ग्रुप की बात करूँ, इस मॉलिक्यूल में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो इस कीटो ग्रुप के साथ एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, यानी कि ये सिस्टम कंजुगेटेड सिस्टम है। बट यहाँ पे मिथाइल प्रेजेंट होने के कारण अब इसका कोई भी कंजुगेशन इसके साथ पॉसिबल नहीं हो सकता, यानी इस कीटो ग्रुप में केवल एक साइड कंजुगेशन है, जबकि इस कीटो ग्रुप में इसमें दो साइड कंजुगेशन है। अगर मान लो मैं आपसे ऐसा पूछूं कि इन दोनों कंपाउंड में किसकी नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तब ये हम कैसे निकालेंगे? अब सोचो, कंपाउंड ए में दो प्रोसेस चल रहे हैं, पहला प्रोसेस ये चल रहा है, दूसरा प्रोसेस इसमें ये चल रहा है। बी कंपाउंड में केवल एक प्रोसेस चल रहा है, यानी इस कंपाउंड में इस प्रोसेस को हडल करने वाला कोई नहीं है, जबकि ए कंपाउंड में इस प्रोसेस को हडल करने के लिए ये दूसरा प्रोसेस प्रेजेंट है। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि ए कंपाउंड में ये जो प्रोसेस होगा ये उतना इफेक्टिवली नहीं होगा जितना बी कंपाउंड में ये वाला प्रोसेस होगा, क्योंकि बी में इसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो इसके बेस पे मैं ये कह सकता हूं कि जो बी कंपाउंड होगा उसके नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर होगा वो हमेशा इस प्रोसेस में बिजी रहेगा, और इसी कारण से बी कंपाउंड के नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो ए कंपाउंड के नाइट्रोजन से कम हो जाएगी, यानी कि ए कंपाउंड के नाइट्रोजन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ए कंपाउंड में क्रॉस कंजुगेशन था, जबकि बी कंपाउंड में क्रॉस कंजुगेशन इफेक्ट प्रेजेंट नहीं था। फैक्टर नंबर 4, फैक्टर नंबर 4 में सबसे ज्यादा एरर होने की पॉसिबिलिटी होती है। अब मान लो मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें प्लस एम वाला ग्रुप और माइनस एम वाला ग्रुप एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे है, तो ऐसी कंडीशन में ये एक दूसरे को कभी भी इंपैक्ट नहीं कर सकते। हाँ, इनका जो इंपैक्ट है वो बेंजीन तक डेफिनेटली डेवलप होगा, यानी OH ग्रुप इस बेंजीन पर इंपैक्ट डेवलप करेगा और ये एल्डिहाइड ग्रुप इस बेंजीन पर अपना इंपैक्ट डेवलप करेगा। OH ग्रुप कभी भी इस पे इंपैक्ट डेवलप नहीं कर सकता, और ये CHO ग्रुप जो है इस OH पे अपना इंपैक्ट डेवलप नहीं कर सकता। और ये तभी एप्लीकेबल होगा जब इस तरह के जो ग्रुप हैं वो एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे हो। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम ट्रिक से भी समझ सकते हैं और इसकी RS से भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिटेल तरीका, यानी जो RS है उसके थ्रू कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इस मॉलिक्यूल की RS बनाई गई है। इसमें होगा क्या, ये जो मेरे पास कंपाउंड था इसमें ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है इस तरह से अपना प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, और ये जो बेंजीन का पाई बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक होके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ऑक्सीजन ने अपना लोन पे डोनेट करा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड के साथ अगेन कंजुगेशन में होने के कारण अभी नेगेटिव चार्ज इस तरह से माइग्रेट होगा कि इन दोनों कार्बन के बीच में यहाँ पे नए पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये नेगेटिव चार्ज इस ऑर्थो पोजीशन से इस पैरा पोजीशन पे चला जाएगा, यानी यहाँ पे अब ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ये इस तरह से माइग्रेट होगा और अगेन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो इन दोनों कार्बन के बीच में यहाँ पे नया बॉन्ड बन जाएगा, और नेगेटिव चार्ज जो होगा वो इस बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। अब इस कंपाउंड के थ्रू कुछ और RS भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। हमारा मेन यहाँ पे मोटिव ये है कि ये जो OH ग्रुप है अपना प्लस M इस एल्डिहाइड तक ऑपरेट क्यों नहीं कर पा रहा। इसका मेन रीजन यह है कि जब OH ग्रुप बेंजीन में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन 3 जगह जा रहे हैं, 2 जगह उसकी ऑर्थो पोजीशन पे जा रहे हैं और 1 जगह उसकी पैरा पोजीशन पे जा रहे हैं। चूंकि इस एल्डिहाइड के सामने वाले कार्बन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कभी आया ही नहीं है, इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसी कारण से ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है अपना -M इफेक्ट ऑपरेट नहीं कर पाया है, ये केवल अपना -I इफेक्ट ही ऑपरेट कर पाएगा। करेक्ट है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम ट्रिक के थ्रू देखते हैं। अब यहाँ पे हमने उसी सेम कंपाउंड को वापस कंसिडर कर लिया है। अब ट्रिक में करना क्या है, बस हमको ये देखना है इस OH ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है। चूंकि इसका +M इफेक्ट है और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और बेंजीन में कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं तो केवल 3 जगह पे जाते हैं, 2 जगह पे ऑर्थो पे जाते हैं और 1 जगह पे पैरा पे जाते हैं, यानी इन 3 जगह पे ही OH अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन करेगा। करेक्ट है। अब सोचो, जब इस CHO ग्रुप के इस एडजेसेंट कार्बन पे ये नेगेटिव चार्ज आया ही नहीं है तो ये CHO ग्रुप अपना -M इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। या मैं ऐसा कह लूं, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस कीटो ग्रुप के इस पाई बॉन्ड के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है,
इसलिए ये जो सिस्टम होगा कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है, यानी कि ये जो CHO ग्रुप है इस केस में अपना -M इफेक्ट ऑपरेट नहीं कर पाएगा और केवल अपना -I इफेक्ट ही ऑपरेट कर पाएगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको ये ध्यान में रखनी है कि जो फोर्थ फैक्टर है ये तभी एप्लीकेबल होगा जब ये +M और -M वाले ग्रुप एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे होंगे। अगर ये एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे ना होकर एक दूसरे की ऑर्थो पर या फिर एक दूसरे की पैरा पोजीशन पे हो तो ये इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं रहेगा। इसको हम एग्जाम्पल नंबर 8 से आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में वापस हमने उन्हीं ग्रुप को एक दूसरे की पैरा पोजीशन पे रखा है, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगेन हम ट्रिक के थ्रू भी समझ सकते हैं और डिटेल RS के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं डिटेल RS की। इसमें होगा क्या, ये जो OH ग्रुप होगा अपना इलेक्ट्रॉन को इस तरह से डोनेट करेगा, यहाँ से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ब्रेक होकर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और बेंजीन की इस ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगली RS में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से मूव करेगा। अब ये पाई बॉन्ड टूट कर यहाँ पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज बना लेगा, यानी कि इस पैरा पोजीशन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इन दोनों कार्बन के बीच में यहाँ पे नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है इस RS का है। अब इस RS में है क्या, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो बेंजीन के डबल बॉन्ड के साथ भी कंजुगेशन में है और ये नेगेटिव चार्ज अब इस कीटो के साथ भी कंजुगेशन में है, क्योंकि अब ये नेगेटिव चार्ज इस एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट कार्बन पे आ गया है। यानी कि इसमें एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, जिसको मैं ब्लू से शो कर रहा हूं, कि ये नेगेटिव चार्ज इधर माइग्रेट करें और अब इस एल्डिहाइड के ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाए। ऐसा होने से इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इन दोनों कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी कि इस नेगेटिव चार्ज ने जब इस एल्डिहाइड के साथ मेसोमेरिक इफेक्ट शो करा तो इससे ये वाली RS बन जाएगी। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इस डबल बॉन्ड के साथ भी कंजुगेशन में है, जिसको मैं यहाँ पे अब रेड कलर से शो कर रहा हूँ। ये नेगेटिव चार्ज इधर माइग्रेट करेगा, अब ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी इसकी पैरा पोजीशन के बाद अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्थो पोजीशन पे मूव कर जाएंगे और इन दोनों कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन बन जाएगी। अब इससे भी आप कुछ RS बना सकते हो, जिसको मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे इस RS को देखकर ये स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि अगर कोई +M वाला ग्रुप और -M वाला ग्रुप एक दूसरे की पैरा पोजीशन पे हो तब हमको किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है। ये OH ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इस -M के एडजेसेंट वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और ये नेगेटिव चार्ज आसानी से इस कीटो ग्रुप के साथ माइग्रेशन शो करेगा, यानी कि इसमें कीटो ग्रुप जो होगा -I के साथ साथ -M इफेक्ट भी शो करेगा। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम ट्रिक से भी समझ सकते हैं। अगर इस कंपाउंड में ट्रिक को ऑपरेट करें तो अभी हमने देखा था कि जो OH ग्रुप होता है अपना +M इफेक्ट शो करता है और इलेक्ट्रॉन को बेंजीन में डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन केवल 3 जगह पे जा सकते हैं। 2 जगह वो ऑर्थो पे नेगेटिव बन के जाएंगे और 1 जगह पैरा पे नेगेटिव बन के जाएंगे। अब यहां से मैं क्लियर कट कह सकता हूं कि इस एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे आ चुका है। अब ये कीटो ग्रुप जो होगा या ये जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा इसमें -I के साथ साथ अपना -M इफेक्ट भी शो करेगा। एग्जांपल नंबर 9, इसके बेस पे हम फैक्टर 4 को यूज करके किसी भी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल नंबर 9 में मेरे पास 2 तरह के कार्बोकेटाइन दिए गए हैं और दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे NH2 ग्रुप इस कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे है, जबकि यहाँ पे NH2 ग्रुप इस कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे है। अब यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट को हम केवल ट्रिक से कर रहे हैं। अब ट्रिक में ध्यान क्या रखना है कि ये पॉजिटिव चार्ज हैं। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ ये पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरह से मूव होगा, यानी बेंजीन में अब ये पॉजिटिव चार्ज 3 जगह पे जाएगा। 2 जगह पे ऑर्थो पोजीशन पे मूव करेगा और 1 जगह पे पैरा पे जाएगा। इसी तरह कंपाउंड बी में होगा कि पॉजिटिव चार्ज 2 जगह ऑर्थो पे जाएगा और 1 जगह पैरा पे जाएगा। इतना करते ही अब हम आसानी से पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब देखो, अब हमको स्टेटमेंट देनी है कि इसमें NH2 ग्रुप जो है कहां पे अपना +M इफेक्ट शो करेगा। अब यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया होगा ये NH2 कभी भी अपना +M इफेक्ट नहीं शो कर सकता, क्योंकि NH2 का लोन पेयर इस कार्बोकेटाइन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेट हुआ है, यानी कि इसमें कंजुगेशन की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। तो मैं ये स्टेटमेंट दे सकता हूं कि कंपाउंड ए में
NH2 ग्रुप कभी भी अपना प्लस M इफेक्ट शो नहीं कर सकता। अगर मैं B कंपाउंड की बात करूं तो B कंपाउंड में इस NH2 के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज इस एडजेसेंट वाले कार्बन पे आया है और ये कंजुगेशन की कंडीशन होने के कारण अब ये NH2 ग्रुप अपना प्लस M इफेक्ट को ऑपरेट कर पाएगा। तो मैं स्टेटमेंट दे सकता हूं कि कंपाउंड B में NH2 ग्रुप अपना प्लस M इफेक्ट शो करेगा। अगर मैं माइनस आई की बात करूं, चूंकि NH2 ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करता है और माइनस आई के लिए ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों में ही माइनस आई इफेक्ट प्रेजेंट होगा। बस इतना ध्यान में रखना है कि जो माइनस आई या प्लस आई होते हैं वो हमेशा डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्योंकि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि कंपाउंड ए में इस NH2 का और इस कार्बोकेटन के बीच में डिस्टेंस कम होने के कारण ये NH2 ग्रुप इस NH2 के रिस्पेक्ट में ज्यादा तकड़ा माइनस आई लगाएगा। यानी जो कंपाउंड ए है उसमें NH2 ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो ज्यादा होगा। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। अब ध्यान से ये देखना है कि हमको इसमें कौन कौन से इफेक्ट इस कार्बोकेटन की हेल्प कर रहे हैं और कौन कौन से इफेक्ट इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। कार्बोकेटन की हेल्प हमेशा प्लस वाले इफेक्ट करते हैं, जैसे प्लस आई, प्लस एच, प्लस एम, और कार्बोकेटन को नुकसान हमेशा माइनस वाले इफेक्ट करते हैं, जैसे माइनस आई और माइनस एम। अब मैं यहाँ पे आसानी से समझ सकता हूं कि इसमें कंपाउंड बी में NH2 का प्लस एम इफेक्ट प्रेजेंट है जो उसकी हेल्प कर रहा है और माइनस आई उसका नुकसान कर रहा है, जबकि कंपाउंड ए में प्लस एम तो एब्सेंट है और इसमें केवल माइनस आई से नुकसान हो रहा है। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ज्यादा स्टेबल बी कार्बोकेटन होगा, क्योंकि प्लस एम इसमें हेल्प कर रहा है बट माइनस आई नुकसान कर रहा है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक चीज देखी थी कि कहीं भी अगर प्लस एम और माइनस आई का कंपैरिजन होता है तो प्लस एम की जो प्रायोरिटी होती है वो ज्यादा होती है, यानी कि इसमें प्लस एम से ज्यादा फायदा होगा, माइनस आई से थोड़ा कम नुकसान होगा। इसलिए इन दोनों कार्बोकेटन में जो बी कार्बोकेटन है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। तो अब से हमको एक चीज को ये ध्यान में रखना है कि कहीं भी दो ग्रुप एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे आ गए तो जिस ग्रुप का भी मेसोमेरिक इफेक्ट था वो आपस में ऑपरेट नहीं हो पाएगा, एक दूसरे पे इफेक्ट डेवलप नहीं कर पाएगा, और ऐसा पैरा और ऑर्थो वाली पोजीशन पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं कार्बोकेटन के साथ साथ कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी भी निकाल सकता हूं। जैसे एग्जांपल नंबर 10 में मेरे पास दो तरह के कार्बोनाइन दिए गए हैं। मैं इस पूरे प्रोसेस को अगेन ट्रिक से सोल्व करूंगा कि जो नेगेटिव चार्ज है जब बेंजीन में माइग्रेट करेगा तो यहाँ पे 3 जगह पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसी तरह से बी कंपाउंड में भी नेगेटिव चार्ज 3 जगह पे जाएगा। अब चार्ज को देखते ही आप आसानी से बता सकते हो कि इसमें नाइट्रो ग्रुप का कौन सा इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। जो नाइट्रो ग्रुप होता है उसका माइनस एम के साथ साथ माइनस आई इफेक्ट भी ऑपरेट होता है। माइनस आई के लिए इस तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है, तो अपने बोल देंगे कंपाउंड ए में और कंपाउंड बी में दोनों में माइनस आई होगा। क्योंकि माइनस आई डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूं कि कंपाउंड ए में नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे होने के कारण इस मेटा के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल माइनस आई लगाएगा। तो यहाँ पे अपने स्टेटमेंट दे दी, कंपाउंड ए में माइनस आई जो है वो ज्यादा है। अब बात करते हैं नाइट्रो के माइनस एम की। क्योंकि कंपाउंड ए में इस नाइट्रो के रिस्पेक्ट में जो एडजेसेंट कार्बन है वहां पे नेगेटिव चार्ज आया है, जबकि कंपाउंड बी में इस नाइट्रो के रिस्पेक्ट में जो एडजेसेंट कार्बन है वहां पे नेगेटिव चार्ज नहीं आया। इसका मतलब ये है कंपाउंड ए में ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से नाइट्रो ग्रुप के साथ माइग्रेट कर सकता है, यानी कंपाउंड ए में नाइट्रो ग्रुप अपना माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, कंपाउंड बी में ये इफेक्ट शो नहीं होगा। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। कोई भी नेगेटिव इफेक्ट जो होता है वो कार्बोनाइन की हेल्प करता है, यानी कि इसमें माइनस आई भी हेल्प करेगा और माइनस एम भी हेल्प करेगा। अब बात करते हैं इन दोनों में से ज्यादा हेल्प किसकी हो रही है। अगर मैं माइनस एम को देखूं तो वो तो कंपाउंड ए में ही एप्लीकेबल है, यानी बी में माइनस एम एब्सेंट है, जबकि माइनस आई जो है इन दोनों में प्रेजेंट है। जबकि इन दोनों में से डोमिनेंट इफेक्ट कौन सा होगा? डोमिनेंट हमेशा मेसोमेरिक होगा, यानी माइनस एम इफेक्ट जो होगा वो माइनस आई से डोमिनेंट होगा। इसका मतलब ये है जो भी माइनस एम से आंसर आ रहा है हमको वो फाइनल आंसर मानना है। अब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर ये आएगा कि जो ए कार्बोनाइन है उसमें माइनस एम के थ्रू हेल्प हो रही है, इसलिए इन दोनों में से ए कार्बोनाइन की जो स्टेबिलिटी होगी
वो बी कार्बोनेन से ज्यादा आएगी। फैक्टर नंबर 5, मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस पे इंडिपेंडेंट होता है, यानी डिस्टेंस बढ़े या घटे मेसोमेरिक इफेक्ट पे किसी भी तरह का कोई इंपैक्ट डेवलप नहीं होता। परमानेंट इफेक्ट में केवल इंडक्टिव इफेक्ट ही ऐसा होता है जो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एग्जाम्पल नंबर 11 में मेरे पास यहाँ पे दो तरह के कार्बोकेटाइन दिए गए हैं और दोनों में खास बात यह है कि OH ग्रुप प्रेजेंट है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कंपाउंड ए में ये कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे है और कंपाउंड बी में ये कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे है। हमको ध्यान क्या रखना था? हमको ध्यान ये रखना है कोई दो ग्रुप एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे हो तभी फैक्टर 4th एप्लीकेबल होगा, यानी कि इसमें ये ऑर्थो पे प्रेजेंट है और ये पैरा पे प्रेजेंट है, यानी अब हमको फैक्टर 4th को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इसके आंसर की। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज इसमें माइग्रेट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ 3 जगह पे माइग्रेट होगा। इसी तरह से बी कंपाउंड में ये पॉजिटिव चार्ज जो है अगेन 3 जगह पे माइग्रेट करेगा। अब इसके बेस पे मैं कह सकता हूं कि कंपाउंड ए में OH के एडजेसेंट वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, यानी इसमें जो OH है अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपना +m इफेक्ट शो कर सकता है। तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट दे दी कि OH जो है इसमें +m इफेक्ट शो कर सकता है। इसी तरह कंपाउंड बी में ये जो OH के एडजेसेंट कार्बन है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो अगेन OH अपने लोन पेयर को इस तरह से डोनेट करके इसमें +m इफेक्ट शो कर सकता है। तो अपनों ने यहाँ स्टेटमेंट दे दी कि इसमें भी +m इफेक्ट प्रेजेंट है। OH ग्रुप जो होता है वो +m के साथ साथ -I इफेक्ट भी शो करता है और -I इसमें भी प्रेजेंट होगा, इसमें भी प्रेजेंट होगा। किसमें -I ज्यादा होगा? कंपाउंड बी में -I ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे जो OH है वो ऑर्थो पोजीशन से इस कार्बोकेटाइन के इलेक्ट्रॉन को -I के थ्रू विड्रॉल करेगा। अब मान लो मुझे इन दोनों कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी निकालनी है, तो मैं मेसोमेरिक इफेक्ट के बेस पे इसकी स्टेबिलिटी नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन से भी लग रहा है, ये पैरा पोजीशन से भी लग रहा है और अपनों ने बोला है कि मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है भले ही वो +m हो भले ही वो -m हो, वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट फ्रॉम ऑर्थो एंड मेसोमेरिक इफेक्ट फ्रॉम पैरा, ये दोनों इफेक्ट जो होंगे इक्वल होंगे। अगर इन दोनों की ये इफेक्ट टाई हो चुके हैं, अब मुझे इसका सेकंड फैक्टर यानी सेकंड इफेक्ट -I कंसिडर करना पड़ेगा। -I जो है वो यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, यानी ऐसा मैं कह सकता हूं कि बी कार्बोकेटाइन में जो OH ग्रुप है इसका -I इस A कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, यानी कि बी में ज्यादा नुकसान हो रहा होगा। और बी में ज्यादा नुकसान हो रहा होगा तो दोनों में से जो A कार्बोकेटाइन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। फैक्टर नंबर 6, रोल ऑफ हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का भी मेसोमेरिक इफेक्ट में इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसको हम इसके सेपरेट वीडियो में यानी स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसे हम SIR इफेक्ट भी कहते हैं। यहाँ पे हम ब्रीफ में एग्जांपल नंबर 12 में आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास दो कंपाउंड A और B गिवन है। अगर मैं आपसे पूछूं A और B में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या दिखता है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ के अगर दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैं मिथाइल ग्रुप लगा दूं तो कंपाउंड B की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब A और B में सबसे बड़ा डिफरेंस ये आता है कि इन मिथाइल ग्रुप की बल्कीनेस के कारण इसके p ऑर्बिटल जो होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं रह पाएंगे। अब इसमें ये जो बेंजीन के कार्बन के जो 2p ऑर्बिटल होता है वो नाइट्रोजन के 2p ऑर्बिटल के साथ इस तरह से पैरेलल होता है और इसी कारण से नाइट्रोजन आसानी से अपना लोन पेयर इसमें डोनेट करता है। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि केवल पैरेलल p ऑर्बिटल ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पे मैं ऐसा स्टेटमेंट दे सकता हूं कि इस नाइट्रोजन में जो +m इफेक्ट होगा वो ऑपरेट होगा। अगर मैं कंपाउंड B को देखूं तो इसमें होगा क्या, इन मिथाइल ग्रुप की हिंड्रेंस के कारण अब इस कार्बन का जो 2p ऑर्बिटल होगा वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, यानी थोड़ा सा घूम जाएगा, जबकि नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल जो है इसमें वहीं का वहीं रहेगा। अब मैं ऐसा स्टेटमेंट दे सकता हूं कि यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के दोनों p ऑर्बिटल जो हैं अब वो एक दूसरे के पैरेलल ना होके परपेंडिकुलर हो गए हैं और परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल को ही ऑर्थोगोनल कहा जाता है। यानी यहाँ पैरेलल p ऑर्बिटल थे और यहाँ हिंड्रेंस के कारण परपेंडिकुलर हो गए, और अगर परपेंडिकुलर हो गए अब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, यानी कि अब ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा वो इसमें कभी भी माइग्रेट नहीं हो पाएगा, या मैं ऐसा कह दूं इसमें इस नाइट्रोजन का +m इफेक्ट जो होगा वो एप्लीकेबल नहीं रह पाएगा।
अब यहाँ तक मुझे एक चीज समझ में ये आ गई कि जो बी कंपाउंड है उसमें हिंड्रेंस के कारण इनके पी ऑर्बिटल एक दूसरे के ऑर्थोगोनल बन गए और नाइट्रोजन का +m ऑपरेट नहीं कर पाया, यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाया। तो अगर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा किस में होगी? सबसे ज्यादा कंपाउंड बी के नाइट्रोजन में होगी, क्योंकि जब ये अपना +m ऑपरेट ही नहीं कर पाया तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इस नाइट्रोजन पे ही प्रेजेंट होंगे, जबकि ए में ये नाइट्रोजन जो होंगे इस तरह से ऑपरेट होंगे तो +m के कारण इस पे नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इस नाइट्रोजन के ऊपर कम हो जाएगी। तो इन दोनों में से कंपाउंड बी के नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि इन दोनों रिंग में से कहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंचे, तो कंपाउंड ए में +m ऑपरेट होने के कारण ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन में पहुंचे, जबकि इसमें +m ऑपरेट नहीं होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस ए के कंपैरिजन में बहुत कम पहुंचे। तो इन दोनों में से जो कंपाउंड ए होगा उसकी बेंजीन की रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। करेक्ट है? तो गाइज आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने इन सभी इंटरेस्टिंग फैक्टर्स को बहुत अच्छे से सीखा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और आपको ये मटेरियल रेलेवेंट लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।